माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हेल्थ कैंप लगा हुआ है। माननीय नेताजी वहां पर अपना हेल्थ चेकअप कराने गए थे। तबीयत ज्यादा खराब है, उनको 3-4 दिन की आराम की आवश्यकता है। तो मेरा आग्रह है कि आपसे कि उनको ये सर्जरी कार्य मंत्री का सुझाव है कि डॉक्टर का सुझाव है? उनकी तबीयत खराब नहीं है, ये मेरा सुझाव है वो अध्यक्ष सबकी महोदय। तबीयत खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा ब्लड प्रेशर 130/70 आया है, तो मैं समझता हूँ मैं पर्याप्त ठीक हूँ। नहीं, जवान हो आप। और सर की जगह ये पाँव में दर्द हो रहा है, यही पर प्रॉब्लम है। प्रश्नकाल। आपके में टेंशन नहीं है, इसीलिए तो आप यहाँ छाए हुए हो। टेंशन वाले सब बाहर हैं। धन्यवाद आपका। प्रश्न क्रमांक 1। बाहर, सिर्फ बाहर नहीं है, अंदर भी है टेंशन वाले। श्री विक्रम हुसैंडी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, चूँकि ये पखांजूर से मायापुर सड़क, चूँकि ये महाराष्ट्र सीमा गढ़चिरौली वहाँ से लग जाता है, इसके चलते आवाजाही बहुत ज़्यादा उस सड़क में होती रहती है। और इसी प्रश्न पर मैंने ध्यानाकर्षण 26 जुलाई 2024 को भी प्रश्न पूछा था, और प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बरसात के बाद उस काम को हम शुरू करेंगे। तो अब तक को शुरू नहीं होने के क्या कारण है, मंत्री जी थोड़ा बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के इस विषय पर कि 26 जुलाई 2024 के ध्यानाकर्षण के विषय में सारी बातों को माननीय सदस्य के इस चिंता को समझते हुए मैंने ज़रूर ये कहा था कि स्ट्रेंथनिंग की घोषणा मैंने की थी वहाँ पर, और कुल मिलाकर जो काम वहाँ बजट के तत्कालीन प्रावधानों के अनुरूप हो सकता था उसकी पूरी कोशिश की गई माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु ये समझ में आया, चूँकि महाराष्ट्र के साथ वो बॉर्डर जुड़ गया है और उसमें काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो गई है और सड़क इतना ख़राब हो चुका है कि उसको फिर से बनवाने की ज़रूरत है। तो जितनी लागत से वो पहले बना था लगभग वही लागत आ गई उसमें। तो वित्त विभाग में एक बार हम लोगों ने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि चूंकि राशि बड़ी है, 8 करोड़ से अधिक की राशि है, इसलिए इसको मुख्य बजट में रखा जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इस बार मुख्य बजट में ये जुड़ गया है और मैं फिर उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करके हम इसको बनवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूँकि ये काम जून 2021 में पूरा हुआ था और 5 साल तक उसका वो जो ठेकेदार के मान से मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा सा रखरखाव होना चाहिए था। इतने गड्ढे हैं, चलना मुश्किल है वहाँ पर, इस टाइप वो स्थिति पूरा हो गई है वहाँ। तो कम से कम उस परेड का भी थोड़ा सा आपके, जब आपने कहा कि बरसात बाद शुरू करेंगे तो थोड़ा बड़ा पेच रिपेयर और गड्ढे उड्ढे भरने का तो काम होना चाहिए था। आप भले बाद में उसको मुख्य बजट में, या आपके पास समय भी था, सेकंड अनुपूरक में भी ला सकते थे उसको, दिसंबर अब तक पूरा हो जाता। क्योंकि 8 माह का पूरा समय हो रहा है। मैंने उस समय कहा था कि ये बरसात के बाद शुरू करेंगे। अब ये बातें आ रही कि अभी शुरू होगा तो क्या 15 जून 2025 के पहले, बरसात के पहले बनेगा क्या वो पूरा सड़क? ये माननीय मंत्री जी बताने कष्ट करें। ये 2019 में पूर्ण हुआ यह सड़क 5 वर्षों का अनुबंध था ठेकेदार के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पैच रिपेयरिंग आदि के लिए। परंतु जब तक ये अनुबंध होता है इसको बजट में नहीं रखा जा सकता है, ऐसा नियम है। और इसलिए इस अनुबंध को समाप्त पहले किया गया, चूंकि ये बजट में ला करके बनाने वाली स्थिति इसमें आई, इसलिए अनुबंध को समाप्त करके बजट में इसको जोड़ने का काम अभी किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ये बनेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री से मैं जानना चूँकि ठीक है 8 माह का पूरा समय भी हो गया, तो मैंने आपका जुलाई 2024 से लेके अभी प्रश्न अभी लगा, उसके बाद चूँकि आज के स्थिति में वाकई आवाजाही के चलते बहुत ज़्यादा वो सड़क खराब है, आने जाने की स्थिति भी नहीं है, और 11.0 किलोमीटर का सड़क है। तो कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि माननीय मंत्री, ठीक है अभी बजट में आए इसके लिए तो धन्यवाद, अब लेकिन अपने पास समय भी था कि अनुपूरक बजट के साथ को पूरा हो जाता है, मरम्मत भी हो जाता, तो चलने लायक हो जाता। तो अभी की स्थिति में तो मतलब इतने गड्ढे आप 10-20 किलोमीटर की स्पीड में चल भी नहीं सकते। तो मेरा ये स्पष्ट मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसको 15 जून माने बरसात के पहले वो पूरा होगा, क्या हो पाएगा काम पूरा? ये माननीय मंत्री स्पष्ट बताएं उसको। 15 जून से पहले सड़क का निर्माण ये तो संभव नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये बजट में आया है, इसके प्रशासकीय स्वीकृति के बाद, टेंडर लगने के बाद फिर ये काम पूरा होगा, परंतु कुछ रिपेयरिंग का काम माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो मैं अवश्य इसको दिखवा लेता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक, तो ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, रिपेयर वगैरह करवा दें, चलने लायक हो जाए, बाद में निर्माण का हो जाए। आप उस रोड को माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो माननीय सदस्य की चिंता है, चलने लायक हो जाए, बाद में पूरा काम होगा, मगर अभी कम से कम माइनर रिपेयर का काम हो जाए, ये सदस्य विक्रम उसेंडी जी अभी रिपेयर के लायक नहीं है, आप रिपेयरिंग की बहुत ना करें। मैं स्वस्थ हूँ माननीय अजय जी अभी। श्री अजय चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूरा उत्तर संशोधित भेज दिया। अब मैं सुबह सुबह देखा इसको, बस्ता खोला तो माननीय आपने जो लिखा है कि आपने 173 नहीं 1,73,801 रुपये की कार्य योजना भेजी और उसमें 98,286.12 लाख रुपए की कार्य योजना जो है स्वीकृत हुई और आपको राशि प्राप्त हुई है 55,776.09 लाख रुपए और आपने व्यय कर दिया है 99,897.3 लाख रुपया व्यय किया है। तो राशि आपको 55,776 प्राप्त हुई है समथिंग और आपने व्यय किया ही इतना, माने 441 लाख का अंतर है समझ लीजिए। ये राशि कम राशि कैसे व्यय किया, क्या किया, ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताइए इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि संशोधित उत्तर भेज दिया, संशोधित उत्तर में कुछ संशोधन इन आंकड़ों में नहीं हुआ है। संशोधन सिर्फ हुआ है कि पहले इनको कहा गया था कि LWE के 15 जिले हैं, अभी ये कहा गया कि LWE के 15 जिले के साथ एक और जिला है जो लिगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर, उसको भी सिर्फ यही एक संशोधन किया गया है, अन्य कोई संशोधन किसी उत्तर में नहीं है। माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य की ये चिंता है कि राशि वहाँ से प्राप्त हुई 557.66 करोड़ और हम लोगों ने व्यय कर दिया है 998.97 करोड़, तो 557 करोड़ आया है और 998 करोड़ व्यय हो गया है। ये कैसे हो गया है, ये प्रश्न है, मैं सोचता हूँ। तो इसका मैंने SRE जो LWE डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिया जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रीइंबर्स होने वाली राशि है, ये प्राप्त होने के बाद खर्च नहीं होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रीइंबर्स होती है राशि। पहले खर्च हो जाता है राज्य के बजट से, उसके बाद एक मिनट, अभी तो आधा घंटा आपका और मेरा है, जल्दी आगे के प्रश्न वाले सब रिलैक्स हो गए माननीय अध्यक्ष महोदय, सब ये समझ गए हैं कि अभी अब अगला किसी का नंबर नहीं आने वाला है। अजय नंबर लग गया। इतने लंबे के लायक कोई प्रश्न नहीं है, आप संक्षिप्त जवाब दें। लंबा खींच देंगे तो इसमें रिइंबर्स होकर के राशि आती माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें विभिन्न मद जो हैं, उन मदों में कभी कहीं 100% है, जहां पे केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं उसका 100% रिइंबर्समेंट है, और जो मद ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं वहां 60-40 का रेशो है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो पूरी राशि रिइंबर्स भी नहीं होती और क्लेम किया जाता है जितनी रिइंबर्स होती है इतना है। खर्च हुआ है 998 करोड़ और प्राप्त हुआ है 557 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उक्त अवधि में प्राप्त पूरी राशि, आपने संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया, ये आपने लिखा है इसमें, संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया है करके उत्तर में। मैंने जो लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय वो ये है कि राशि तो पहले खर्च होती है राज्य के बजट से,
बाद में प्राप्त होती है। तो प्राप्त राशि का उपयोग कर लिया, ऐसा कहने का कोई ये नहीं है। मसला ये है कि पहले ही खर्च हो चुका है, उसका कुछ परसेंट रिएम्बर्स होता है तो उपयोग हो ही गया माननीय अध्यक्ष। चलिए, अच्छा माननीय, अब आपने 3 परिपत्र दिए हैं मुझको, तो मैं सा को पहले खोल लेता हूं। एक आध उदाहरण के तौर पर 5 साल का तो नहीं पूछूंगा मैं। प्रपत्र श्रय में आप 18-19 का पढ़ लीजिए चाहे तो। जो आपने कार्य योजना भेजी है वो 13 बिंदुओं में, और जो आपने खर्च किए हैं वो 25 बिंदुओं में। हो सकता है उसके अंदर कुछ व्यय हो, उसमें आपत्ति नहीं है मुझको, लेकिन जैसे खर्च कुछ समझ में आते नहीं और काफी राशि उसमें व्यय हुई है। सामग्री और पूर्तियां अन्य व्यय 20 नंबर में देखेंगे आप। उसके बाद कर्मचारी अधिकारियों का प्रशिक्षण, उसमें राशि, पारितोषिक मद, अनुरक्षण कार्य मशीन उपकरण 1 करोड़ रुपये। माने आपने कार्य योजना कुछ चीजों में भेजी है, व्यय कुछ दूसरी चीजों में है, और ऐसे व्यय हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, और ये 5 साल ऐसे व्यय दिख रहे हैं 18-19 से अब तक। आप पढ़ लीजिए परिपत्र सा को, फिर और बम पूछ लूंगा एक एक प्रश्न, फिर बैठ जाऊंगा। तो ये जो पुलिस विभाग जो है प्रशिक्षण के लिए इसी पर निर्भर है, इसी पैसे से। और उसमें आप देखिएगा 175 जो भी आंकड़ा है 36, और उसके बाद राशि शेष इतना है। आप 8 नंबर देखिए, कर्मचारियों पर किराया महसूल कर, किस चीज का उतना पैसा आप किराया पटा रहे हैं, किस चीज का किराया है वो किराया महसूल कर में। आप बिजली एवं जल प्रभार और राज्य बजट के हेड को भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, वही चीजें दिखती हैं। मैं राज्य बजट के का 2 हेड आपको कहे तो दिखा देता हूं, आप बताइए इसमें है क्या क्या चीज व्यय किया जाता है इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैंने बड़ा ही संतुष्टि और प्रशंसा का विषय है कि माननीय सदस्य इतने ही गंभीरता के साथ इन विषयों पर ध्यान रख रहे हैं, और इससे ही शुचिता और समग्रता प्राप्त होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय को मैं इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 18-19 के बजट में जो हम देख रहे हैं, और उसमें 5 साल का देखिए ना, उदाहरण भर दिया इसको। आप 1 साल का बता मेरे को बोलने दिया जाए माननीय अध्यक्ष महोदय। बोलिए। इसमें जो पहला आप देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें जो विभिन्न आपने बातें कही कि निर्माण एवं अन्य लघु निर्माण ये क्या है, और इसमें कहा कि प्रशिक्षण क्या है, और इसमें आपने कहा कि बिजली और जल प्रभार कर क्या है। ये जितने हेड आप देख रहे हैं ये राज्य सरकार की बजट के हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। ये सारे हेड राज्य सरकार की बजट के हैं। इन्हीं राज्य सरकार के बजटों के आधार पर राज्य सरकार के बजट से हमको राशि प्राप्त होती है, और ये बजट कहीं ना कहीं जाकर के एसआरई के 13 उन सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के हेड्स पर फिट होता है, और उसी के आधार पर क्लेम किया जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य महोदय के इस प्रश्न के आधार पर पिछले जो प्रश्नाधीन समय है उस समय में जितने भी क्लेम किए गए और केंद्र की सरकार से जितनी भी राशि जब जब प्राप्त हुई, उस पूरी राशि का पूरा पत्र इसमें लगा हुआ है। नहीं, कब कब प्राप्त हुई है, आपसे मैं वही कह रहा हूं कि आप ये जो प्रश्न, ये जो हेड्स हैं, ये राज्य सरकार की बजट के हैं, इसलिए ये केंद्र से पृथक हैं, आपको दिख रहे हैं। अच्छा। परंतु केंद्र में 13 उन एसआरई के 13 हेड्स में कहीं ना कहीं इनको मान्यता है, और इन मान्यताओं के आधार पर ही वहां पे रिएम्बर्स होता है। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आपने पूरे उत्तर में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि राज्य सरकार के हेड हैं। पहली बात तो आपने परिपत्र अवस्था में मुझको ये जानकारी दी है, जिस जानकारी पर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार अलग करती है और एसआरई मद से अलग होता है। आपने एसआरई में ये परिपत्र दिया है, कहीं पूरे उत्तर में राज्य सरकार नहीं लिखा। राज्य सरकार शब्द का उपयोग आपने नहीं किया, आप उत्तर में इसको बता रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात पूछी। तो वो बजट में रिफ्लेक्ट होता है, फिर वो बजट के आधार पे देते हैं। ये जो तकनीकी प्रश्न है, मैंने तो एसआरई में जो जानकारी दी है आपने उसको पूछा एसआरई में, और आपने इधर पूरा खर्चा बताया है, और इधर जो है शेष व्यय के बाद 3 कॉलम हैं, बजट प्रावधान, व्यय और शेष। माने आप एक तरफ बोल रहे हैं पूरा खर्चा कर दिया है, और एक तरफ इसमें शेष का कॉलम दिख रहा है, और कहीं पे भी राज्य सरकार का बजट आपने पूरे उत्तर में नहीं लिखा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रावधानित बजट है, व्यय है और शेष है। प्रावधानित बजट है और व्यय, इसके अंतर की राशि को शेष में लिखा है माननीय अध्यक्ष, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। और माननीय सदस्य ने कहा भी है कि शेष कितनी राशि है, तो उसको वर्षवार बताया गया है। प्रावधान कितने थे, उसमें से व्यय कितना हुआ। अब व्यय जितना हुआ उसका रिम्बर्स कितना हुआ, एक अगला प्रश्न है। वर्तमान में प्रावधान और उसके व्यय को ही इसमें स्पष्ट किया गया है, जैसे कि आपने कहा। दूसरा, ये प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी मद 6717, ये है इसी में जो सब परिपत्र आप देख रहे हैं उसी में लिखा है, योजना क्रमांक 6717 प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय। यह जो राशि, यह जो है, ये राज्य सरकार का है। प्रतिपूर्ति के लिए इस मद को बनाया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो ये जो हेड है वो राज्य सरकार के हेड है। नहीं, आपने माननीय मंत्री जी, आप सही कह रहे होंगे, मुझे आपत्ति नहीं है उसमें। आपने कहीं पे ये पूरे प्रश्न जो है राज्य सरकार से संदर्भित नहीं है। पहली बात तो आपने उत्तर में जरूर कहा कि ये राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करती। मैंने स के बारे में आपसे पूछा। अब मैं परिपत्र जो ब है, अ है, आपने लगाया है, जो 13 बिंदु में आपने भेजा है। चूंकि आपने नक्सल में अच्छा काम कर रहे हैं आप, 2-3 चीजें हैं जो 8वें नंबर का कॉलम आप पढ़ लीजिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ LWE cadres are surrendered in the accordance with the comprehensive surrendered and the rehabilitation policy being employment by the state government। अब ये बाय द स्टेट गवर्नमेंट लिखे हैं और ये SRE, तो SRE से जो पैसे मिलते हैं उससे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। तो ये यदि आपने जितना पैसा मांगा है उससे कम मिला है पैसा, तो रिहेबिलिटेशन का काम रुक जाता है कि चलते रहता है। एक, यदि कम मिली है तो आप स्टेट बजट से इसको पूरा करते हैं क्या? एक। अब ये आखिरी प्रश्न, मतलब आखिरी अभी का, ये इंश्योरेंस में आपने पैसे जरूर मांगे हैं लेकिन इंश्योरेंस एक भी नहीं किया। किसका इंश्योरेंस करते हैं आप, क्या इंश्योरेंस करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो जैसे कि माननीय सदस्य का कहना है, उत्तर ग में बहुत स्पष्टतः लिखा है कि योजनांतर्गत राशि व्यय होने के उपरांत प्रतिपूर्ति के रूप में राशि प्राप्त होती। ठीक, ये उत्तर ग में लिखा है माननीय अध्यक्ष। मतलब राज्य व्यय हो जाने के उपरांत, अर्थात अगर सरकारी संस्था व्यय, उससे तो मैं एक बार कंफर्म पूरा कर देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर राशि व्यय हो रही है तो राज्य सरकार के बजट से व्यय हो रही, तो उसके बाद ये प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होती है। 8वें नंबर पर आते हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ LWE कैडर्स हु सरेंडर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉम्प्रिहेंसिव सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये राशि है, इसमें आप ये देखेंगे कि 2019-20 में प्रपोज्ड वर्क प्लान है 900, मतलब 9 करोड़ का, और अप्रूव्ड भी 9 करोड़ का है। ये 9 करोड़ और दूसरी बार है 9 करोड़ का प्रपोज्ड है और 5 करोड़ का अप्रूव्ड है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में सबके लिए पूरी राशि केंद्र से नहीं प्राप्त होती है माननीय अध्यक्ष महोदय। जितनी वहां से हमको प्रतिपूर्ति में प्राप्त हो जाती है, शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। चलिए, तो इसमें शेष, ये आखिरी मैंने दूसरा पूछा था ना, उसके बाद पूछूंगा। माननीय मंत्री जी, इंश्योरेंस के लिए हेड है आपके पास, 13वें नंबर पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो मैं पहले पूछा था उसमें आपने प्रतिपूर्ति राज्य केंद्र तो मुझे बता दिया, मैं ये आज स्टेट का बजट का हेड भी रखा हूं साथ में। लेकिन आपको जो मैं पूछा था असली चीजें, कि कुछ किराया महसूल कर के बारे में पूछा आपको, ये सामग्री प्रतिपूर्ति एवं अन्य व्यय के बारे में पूछा था, अनुरक्षण एवं मशीन, तो ये सारे उसी योजना के तहत होते हैं, ये आपने बताया। अब ये इंश्योरेंस को मुझे बता दीजिए तो फिर मैं जानूं, क्योंकि इसमें कुछ भी, एक भी इंश्योरेंस आपने नहीं किया है और राशि पूरी व्यय बताई है आपने, हम पूरी राशि व्यय कर देते हैं, तो इंश्योरेंस आपने किया नहीं है तो राशि कैसे व्यय हो गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आप मुख्यमंत्री थे प्रदेश में, और उस समय जब भयावह स्थिति नक्सलवाद की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे जवान हताहत हो रहे थे, और उस समय बीमा कंपनियां तैयार नहीं थी, आपको ध्यान होगा। और उस समय फिर आपने ही निर्णय लिया था, और माननीय सदस्य स्वयं भी आपके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने ही निर्णय लिया था, और आप लोगों ने यह कहा था कि बीमा कंपनियों को प्रीमियम देने के स्थान पर
हम एक बीमा प्रतिपूर्ति या इस तरीके का कोई नाम लेकर के आपने एक मद बनाया और उस मद के माध्यम से बीमा कंपनियों को आप प्रीमियम देने के स्थान पर आप लोगों ने निर्णय किया था कि आप ये राशि सीधे सीधे जवान जो खत्म होंगे, जो शहीद हो जाएंगे, उनको दे दिया जाएगा, उनके परिवार को, और इसको क्लेम किया जाएगा एसआरई से। एसआरई से इसको आपने क्लेम किया, कुछ समय मिला, बाद में वहां पे मना कर दिया गया कि अगर बीमा प्रीमियम के रूप में दिया जाएगा तभी हम एसआरई में इसको रिम्बर्स करेंगे, अन्यथा रिम्बर्स नहीं करेंगे। ये कह के अब यह राशि वहां नहीं दी जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो ये बीमा की स्पष्ट स्थिति है। तमाम 3 द्वारकाधीश यादव जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में थोड़ा छोटा सा इसमें जी माननीय, मैं अध्यक्ष महोदय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो LW क्षेत्र जो बताया, जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र 15 जिले में, क्या इसी मत से कोई केंद्रीय एजेंसी वहां कोई कार्य कर रही है या नहीं कर रही है इन जिलों में? नहीं, बहुत सारी केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है माननीय। सीआरपीएफ वहां काम कर रही, आपकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। सड़क निर्माण का कार्य क्या केंद्रीय एजेंसी कर रही है? बीआरओ को भी अभी काम दिया गया है सड़क निर्माण के लिए माननीय। ठीक, द्वारका जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न था, पुलिस भर्ती में गड़बड़ी में जिलेवार कितनी शिकायत प्राप्त हुई है? आपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ये बताया है कि बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में शिकायत प्राप्त हुई है। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, शिकायतकर्ता कौन कौन थे, शिकायत किस स्थिति में प्राप्त हुई और शिकायत में किस बात की शिकायत की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जानकारी प्रपत्र के रूप में उपलब्ध कराई गई है और इसमें राजनांदगांव में एक शिकायत, वह भी मैंने पुलिस उप अधीक्षक जो है वहां पर अजाक में कार्यरत हैं, उन्होंने उस गड़बड़ी को पकड़ी और पुलिस उप अधीक्षक ने स्वयं शिकायत की, उसके आधार पर एफआईआर हुआ, जांच हुआ। यह राजनांदगांव का विषय है। दूसरा विषय है जिसमें आपने कहा कि किसने शिकायत की, तो पुलिस उप अधीक्षक तनुप्रिया ठाकुर जी हैं वहां पर, उन्होंने शिकायत की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसके आधार पर वहां पर अपराध क्रमांक 568/24 धारा 318(4), 338, 336, 340 बीएनएस के द्वारा कायम की गई। ऐसे ही बिलासपुर जिले में 2 शिकायतें प्राप्त हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें शिकायतकर्ता है अजय सिंह राजपूत और दुर्गेश यादव, ऐसे 2 लोगों ने शिकायत की है। इस संबंध में याचिकाकर्ता जो अजय सिंह राजपूत हैं, उन्होंने आगे न्यायालय में भी जाने का काम किया है। ये वहां बिलासपुर में भी प्राप्त हुआ है। ऐसे 2 स्थानों पर प्राप्त हुआ है। बाकी पूरे प्रदेश में बड़ी शुचिता के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ये 5900 कांस्टेबल की भर्ती का काम चल रहा है। चलिए माननीय मंत्री जी, राजनांदगांव के में आपने कार्रवाई की है, लेकिन केवल और केवल आरक्षक लेवल के ऊपर आप कार्रवाई किए। इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया में क्या आरक्षक गड़बड़ी कर सकते हैं? सक्षम अधिकारी के ऊपर आप जांच कराएंगे क्या? और सक्षम अधिकारी के ऊपर अभी तक अगर जांच किया गया है तो क्या पाया गया है, ये बताइएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव में गड़बड़ी स्वयं पुलिस के विभाग के अधिकारी ने निकाली माननीय अध्यक्ष, और निकालने के उपरांत आपके भी निर्देशानुसार और सबके स्थिति के अनुसार वहां पर परीक्षा निरस्त कर दी गई माननीय अध्यक्ष। निरस्त करने के बाद राजनांदगांव में दोबारा परीक्षा न करा करके उस परीक्षा को खैरागढ़, उस रेंज के अंतर्गत खैरागढ़ छुईखदान जिले में कराई जा रही। वो जो प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण की जांच के लिए राजनांदगांव जिले के अतिरिक्त मानपुर मोहल्ला से एडिशनल एसपी एक है, उनके अंडर में 5 सदस्यीय टीम बना करके जांच की जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। पर्याप्त विषय, उसमें पर्याप्त चिंता उस विषय पर की गई है। और बिलासपुर का मैं आपसे कह रहा हूं कि बिलासपुर में 2 लोगों ने शिकायत की है, उसकी भी जांच की गई है। 129 प्रकरण ऐसे प्राप्त हुए हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, 95,000 वीडियो देखे गए इसके लिए, और 95,000 वीडियोग्राफी जो हुई उसको देख करके 129 प्रकरण निकाले गए, जिसमें डिस्क्रिपेंसी निकली, और उस 129 प्रकरण को चिन्हांकित किया गया, लिस्टिंग किया गया, और लिस्टिंग करने के बाद आज वो पेंडिंग है, उसमें हम बात आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। न्यायालय में विषय है, रिट पिटीशन लगा हुआ है, न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है, उसके बाद उस पर कार्यवाही होगी और आगे भी बढ़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय।
मेरा सवाल अलग है, आप जवाब अलग दे रहे हैं। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि पुलिस भर्ती में आरक्षक गड़बड़ी कर लेंगे? आरक्षक को कौन सी नीति में इतना वो है व्यवस्था, जिस व्यवस्था के तहत आरक्षक हेर फेर कर लेंगे? क्या आप ऐसी नीति बनाए हैं जिसमें आरक्षक पुलिस भर्ती कर रहे हैं? गड़बड़ी तो वही करेगा जो व्यवस्था में नीति को प्रभावित करने की स्थिति में रहेगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी हुई है और मामले को दबाने के लिए छोटे कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया और बड़े अधिकारी की जो भूमिका थी उनकी जांच नहीं हो रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, ये तो सीबीआई जांच का मामला बनता है माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, 2 जिले में शिकायत हुई है तो सामने आई, गड़बड़ी हुई, निरस्त भी हुई। ऐसी पूरे समूचे जिले में है माननीय मंत्री जी, आप एक बार फिर से जांच करवाइए स्वप्रेरणा में। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पुलिस के जवान योग्य नहीं आएंगे तो कानून व्यवस्था रहेगा कहां से? आप मेरे को ये बता दीजिए कि आरक्षक आपके पुलिस भर्ती में उनकी भूमिका प्रभावित करने की है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रसन्नता है इस विषय का कि केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास बढ़ रहा है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई के प्रति विश्वास बढ़ा है, अन्य एजेंसियों के प्रति भी विश्वास होगा मन में, मैं ऐसा जरूर मानता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। सीबीआई की जांच फिर से माननीय सदस्य कर रहे हैं। 5 वर्षों तक सरकार जब तक रही तब तक सीबीआई बैन रहा माननीय अध्यक्ष महोदय। आपसे ये 5000 मेरी बात हो जाने दीजिए माननीय सदस्य महोदय, मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं आपके उत्तर पर जरूर आऊंगा, मैं आपके उत्तर पर जरूर आऊंगा। ये वही भर्तियां हैं जो आप ना कर सके अपने पूरे कार्यकाल में, ये वही भर्तियां हैं जिनको किया जा रहा है, और ये वही भर्तियां हैं जहां एक शिकायत प्राप्त होने पर पूरी भर्ती की प्रक्रिया निरस्त की गई। ये वही भर्तियां हैं जहां पर जो प्रोएक्टिवली करने के लिए आप हमसे कह रहे हैं कि आप पहले पता करें उसको और पूरे प्रदेश में पता करें, पूरे प्रदेश में जांच कराई गई है और पूरे प्रदेश में जांच करा करके पुलिस अधीक्षकों के पूरे प्रदेश की जानकारी हमारे पास है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें स्पष्टतः यह विषय है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पुनः देखा, परखा और स्पष्ट किया कि हाँ और कोई बात नहीं है। जहां पाई गई जानकारी वहां छुपाने के 1 मिनट कोशिश नहीं की गई। राजनांदगांव की प्रक्रिया में माननीय अध्यक्ष महोदय पुलिस विभाग ने स्वयं सोमोटो इसको आगे बढ़कर किया और जो 129 प्रकरण पकड़े गए बिलासपुर में उसको छुपाया नहीं गया माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको हाई कोर्ट में स्वयं जाकर पुटअप किए हैं कि 129 प्रकरण में गड़बड़ी पाई गई है। पुलिस विभाग ने स्वयं कहा है। मैं आपसे अंतिम बात एक बात और कहना चाहता हूं, पूरी जानकारी पूरी शुचिता के साथ पूरा परीक्षण हो रहा है। अगर आपको कुछ विशेष जानकारी है कि फला पुलिस का अधिकारी ऐसा कर रहा है, आप मुझे बता दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, दूसरी बात एक बात और, एक मिनट, दूसरी बात इसमें एक बात और कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है इसको समझने की आवश्यकता है। क्या गड़बड़ी हुई है ये समझने की आवश्यकता है। क्या वहां पर आईजी खड़े रहते हैं क्या, ये समझने की आवश्यकता है। जिस समय दौड़ हो रहा है, जिस समय गोला फेंक हो रहा है, गोला फेंक में अतिरिक्त अंक चढ़ा दिया गया, किसी का कंप्यूटर का ऑपरेटर बैठा है, वहां एक कांस्टेबल है पुलिस का और वीडियोग्राफी हो रही है, पकड़ा गया वीडियोग्राफी के माध्यम से। तो वहां पर जो लोग उपलब्ध हैं उन्हीं के माध्यम से ये किया गया और उन पर ही कार्यवाही की गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक, क्रमानुसार माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर क्षेत्र के मामला है, एरिया से संबंधित है। बोलिए आप। एक निवेदन करूंगा अध्यक्ष, 1 मिनट उनका प्रश्न आ जाए, अब हो गया आपको बहुत, आप बताइए। ये जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया रही से यही में मोर क्षेत्र के एक आरक्षक आत्महत्या करे ग्राम सुखापाली के, और ओला आज तक के न्याय नहीं मिले है, और वो अपन हाथ में लिखे रही से कि अधिकारी मन ये काम ला करे हैं और छोटे छोटे आरक्षक मन के ऊपर में कार्रवाई होते। मैं पूछना चाहा था माननीय मंत्री महोदय से, का वो अधिकारी मन के ऊपर में कार्रवाई हो ही या नहीं हो ही? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन जी जन बात ल पूछिन है, मतलब उनका प्रश्न बहुत अच्छा रहते भाई, आओ बोलते हैं बड़ा अच्छा लगते। मैं निसंदेह बात ल कहना चाहता हूँ, वो जो आरक्षक के विषय है बिल्कुल ध्यान में है।
वो भले आपके क्षेत्र के रहिया हो, परंतु पदस्थ राजनांदगांव में रही से राजनांदगांव में वैष्णव विषय प्रकरण समझ में आए है, पकड़ में आए है। और वो समय नांदगांव जब पकड़ में आई से तो आईजी महोदय वहाँ के राजगांव के अधिकारी छोड़ के, मैं आप लोग पहले बताएं, मानपुर मोहल्ला के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी ला रख के 5 सदस्यीय टीम बना के ओकर जांच करत है। काफी जांच आगू बढ़े, 16 आदमी जेल के अंदर है। अब आप काला अंदर करना चाहते हो भाई, अब ओकर कोई अतार्किक आधार होना चाहिए करे के, तो जेन ओमा दोषी हो है तेन ह भीतरी जाए दीदी, चिंता झन कर बेते। ठीक है, सेन क्रमांक 4। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2.5 लाख के लगभग मतदाता है और 3.5 लाख के लगभग जनसंख्या है और पूरे दोनों विधानसभा मिला के 6 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। लेकिन उस जगह पे जवाहर नगर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास एक भी 100 बिस्तर अस्पताल दोनों विधानसभा मिलाकर नहीं है। क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या इस पे आपने कोई विचार किया है, कोई मंथन किया है, या क्या क्राइटेरिया है कि 100 बिस्तर अस्पताल खोलने के लिए क्या नियम होने चाहिए, कितने आबादी होने चाहिए, और ऐसे क्या आपने उसमें नियम बनाए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 100 बिस्तर हॉस्पिटल जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र में खोलने हेतु बातचीत की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र के आसपास में ही एक हमारा सुपेला 80 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और साथ ही साथ 5 से 13 किलोमीटर के रेडियस में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज संचालित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे में जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ पे 100 बिस्तर हॉस्पिटल खोला जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक में वहाँ पे पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज है, चंदूलाल मेडिकल कॉलेज, और मेरे विधानसभा में जहाँ पे टोटल 3.5 लाख की आबादी है, 7 आपने हमर क्लिनिक खोले, जिसके अभी तक जो पिछले शासनकाल में खोला गया बिना प्लानिंग के पिछले शासनकाल में खोला गया, वहाँ पे तो ताला बंद है। और सुपेला अस्पताल, जब भी जो भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पिछले 5 साल में 5 बार घोषणाएं हुई 100 बिस्तर अस्पताल की। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुपेला को ही आप 100 बिस्तर अस्पताल बना दीजिए, क्योंकि वहाँ की डिमांड है और दोनों विधानसभा मिला के 6 लाख के लगभग आबादी है, उसमें एक भी 100 बिस्तर अस्पताल नहीं देना। क्या आपके विधानसभा में अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या आप खोलते कि नहीं खोलते? ये क्या प्रश्न है? ये विषय बिल्कुल गलत तरीका है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को सामने रखकर योजना बनाते हैं, अपने विधानसभा या आपके विधानसभा को नहीं। एक उदाहरण देने का प्रयास किया था। प्रश्न में सम्मान झलकना चाहिए, प्रश्न करिए, कठोर से कठोर प्रश्न करिए, मगर विनम्रता भी रहे और उसमें सम्मान भी झलके। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज़ है। मैं वहाँ सुपेला हॉस्पिटल भी 2 बार जा चुका हूँ और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पे पर्याप्त हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आईपीडी भी वहाँ 11,000 के ओपीडी 11,000 से ऊपर होती है साल में, और आईपीडी भी पर्याप्त होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न इन्होंने कहा कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, इनके विधानसभा में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है और ये कहना सही है कि स्टाफ की कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने 184 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होता है वहाँ पे स्टाफ भी आ जाएंगे। और सुपेला उस क्षेत्र के लिए मध्य में है, सदस्य की चिंता जायज़ है। आने वाले समय में उसको 100 बेड हम लोग वैसे भी करने की योजना बनाए हैं, निश्चित रूप से उसको करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने घोषणा कर दी, लेकिन मैं ये चाहता हूं पिछले शासनकाल की तरह सिर्फ 100 बिस्तर बना देना, ना डॉक्टर उपलब्ध होना, ना कोई व्यवस्था होना, ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि एक आप सक्षम मंत्री हैं, आप लगातार स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, प्रदेश में बहुत जागरूक मंत्री हैं आप, तो आपसे निवेदन है ये भी इस प्लानिंग के तहत कर दीजिए कि 100 बिस्तर अस्पताल बनेगा पूरे साधन और संसाधन के साथ। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सुपेला की बात कर रहे हैं, मैं दौरे में खुद गया था और पिछले समय में जो घटिया कंस्ट्रक्शन हो रहा था,
उसके खिलाफ मैंने वहाँ पे उसको छत को तुरंत तोड़ने के निर्देश भी दिया था और तोड़ के फिर बनवाए, और उसमें जितनी भी और अतिरिक्त राशि का आवश्यकता था मैंने तत्काल उसको स्वीकृत भी किया था माननीय अध्यक्ष महोदय। और मैं बता दूं वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं ये 100 बेड जैसा ही अभी भी हम संचालित कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी तो 100 बेड है भी नहीं, फिर भी वहाँ आई स्पेशलिस्ट है, अस्थि रोग विशेषज्ञ है, जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डेंटल विशेषज्ञ हैं, वहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट है माननीय अध्यक्ष महोदय, गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी है, डिजिटल एक्सरे है। माननीय मंत्री जी, जब 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं है तो इतनी पोस्टिंग क्यों है? ये इतने सारे स्पेशलिस्ट 100 बिस्तर के अस्पताल नहीं है, उसके बावजूद इतनी पोस्टिंग क्यों आप है? भी स्वास्थ्य मंत्री थे, 2 बार घोषणा किए थे, एक बार भी नहीं हुआ। घोषणा नहीं करता मैं कभी घोषणा नहीं करता ना, मैंने हाउस में कभी घोषणा की ना बाहर कभी घोषणा की, कभी नहीं। माननीय अध्यक्ष आप महोदय, 1 लाख दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बताया कि 100 बिस्तर अस्पताल के लायक वो अस्पताल है, और पिछले 5 साल में 1 रुपया का भी बजट उस अस्पताल को नहीं मिला, बहुत जर्जर स्थिति में है। मैं चाहता हूं कम से कम आपके कार्यकाल में उस अस्पताल का एक स्वरूप हो, और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे वो हॉस्पिटल है तो उसकी अपनी एक गरिमा होनी चाहिए। लोगों को उस पर आश्रित होना पड़ता है उस अस्पताल पे, क्योंकि दूसरा अस्पताल हमारा दुर्ग का चिकित्सालय है जो 10 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता है। भिलाई जैसे शहर में अगर हमको आपके संज्ञान में डालकर अगर निवेदन करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपसे निवेदन है इसके गंभीरता से लेते हुए इसकी भी आप जो है बजट में उस अस्पताल का स्वरूप बदलने के लिए आप प्रयास करें। ठीक, श्रीमती भावना बोरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने सवाल पूछा था विशाखा समिति के गठन से संबंधित मेरा प्रश्न था, और महोदय जी मूल प्रश्न को परिवर्तित किया गया है जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। जो जवाब आया है मूल प्रश्न और इसमें अंतर है। मैंने पूछा था कि 2017 से लेकर के 2025 तक के विशाखा समिति के कितने केस आए थे, कितने उसमें लंबित हैं, कितनों का निराकरण हो गया है। और मुझे जो उत्तर मिला है महोदय जी, जो प्रश्न उत्तर के ऊपर जो लिखा रहता है उसमें लिखा है 2021 से 2025 तक का। तो पहले तो मैं यही जानकारी चाहूँगी कि मूल प्रश्न 2017 से 25 की मैंने जानकारी चाहिए थी, तो मूल प्रश्न को परिवर्तित करके 2021 से 2025 क्यों किया गया? क्या उसके पीछे कुछ कारण था क्या? और मुझे जानकारी उसकी नहीं थी महोदय जी, जवाब मिलने के बाद जानकारी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधानसभा से प्रश्न मेरे संज्ञान में जो आए हैं 2021 से 25 के बीच की जानकारी का आए हैं और मैंने उसमें जवाब दिया है। फिर भी माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जानना चाहती हैं वो जरूर इसमें नहीं है, लेकिन मैं उसका जवाब आपको दे सकता हूं। उस प्रकरण के बारे में आप पूछ सकते हैं। महोदय जी, 2017 और 18 के बीच में एक बहुत ही गंभीर विषय था जिसके बारे में लगभग सभी को ज्ञान है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी इस विषय में, हालांकि मुझे लगता है जानकारी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं या तो अधिकारियों के द्वारा या जिस भी कारण से ये लंबित है उस विषयों पे जानकारी होना ज़रूरी है। महोदय जी, 2017 में और 18 में एक केस हुआ था, क्योंकि हम सब जानते हैं विशाखा समिति सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस होता है महिलाओं से संबंधित उस विषय पे ये समिति गठन की जाती है। और 2017-18 में इसी तरीके से केस अनीता शर्मा है जो आयुर्वेदिक कॉलेज में थी, उन्होंने डॉक्टर GR चतुर्वेदी जो है उनके विरुद्ध में उन्होंने ये केस किया था, और जिसकी जांच एक वरिष्ठ महिला जो हैं जो प्रोफेसर थी, उस समय वरिष्ठ प्रोफेसर समिति में ही थी, सरोज परहाते, उनके द्वारा जांच भी की गई थी। जांच में कार्यवाही को सही पाया गया था, उनको दोषी पाया गया था चतुर्वेदी जो हैं उनके अगेंस्ट में। और इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है महोदय जी, इन्होंने जांच में लिखा भी था कि जो चतुर्वेदी हैं GR चतुर्वेदी, उनको इसमें संलिप्त पाया गया है, वो दोषी हैं। उसके बाद प्रकरण आगे ये हुआ कि इस जो महिला हैं सरोज परहाते, इनको ही उस विशाखा समिति से हटा करके इनको उसमें हटा दिया गया, नई समिति का गठन हो गया, और जिनके विरुद्ध में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी GR चतुर्वेदी, उनका रातों रात प्रमोशन कर दिया गया। महोदय जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा विषय आया कि रातों रात उनका DPC बन करके चतुर्वेदी का प्रमोशन कर दिया गया, और जो महिला अनीता शर्मा के साथ जिन्होंने ये केस को संज्ञान में लिया था और उचित कार्रवाई की गई थी, उनको उस पद से हटा करके ये रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आज भी इसका जांच लंबित है महोदय जी, और रिपोर्ट में भी आया है कि एक जांच अभी इसमें लंबित है। तो महोदय जी से मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा विषय था कि इतने 2017 से लेकर के 2025 अभी हो गया, लगभग इसमें 7 से 8 वर्ष हो गए हैं, तो क्या कारण से ये ऐसी रिपोर्ट
और ये अधूरी जानकारी विभाग के द्वारा दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात की चिंता कर रहे हैं वो वाकई में बहुत ही चिंता करने योग्य बात है, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन वाली सरकार है। प्रदेश में किसी भी महिला माताओं बहनों के खिलाफ किसी भी प्रकार के किसी भी आपराधिक कृत्य या प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये मामला 2018 का है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें सरोज परहाते एक प्रोफेसर थी, उनके ऊपर उल्टा विशाखा समिति से ये आरोप लगाया गया कि वो वहाँ पढ़ने वाली बच्चियों के साथ जो है उनके साथ यौन उत्पीड़न वगैरह का उनके मामले का आरोप लगाया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, और कई अखबारों में और कई जगह मतलब बहुत। माननीय अध्यक्ष महोदय, भावना बोहरा जी 17-18 कह रही हैं, आप उसको सिर्फ 18 कह रहे हैं, तो आप बताइए कौन से महीने की घटना है ये 2/11/2018 को जो है शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के एमडी छात्र जिसमें नाम और दिनांक निरंक था उसकी शिकायत आई थी, तो शायद ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ही होगा। मैं इसमें आप विशेष करके पुराने कार्यकाल पुरानी सरकार करते हो, इसलिए मैं महीना जानना चाहता हूँ। हमारे कार्यकाल मतलब 11 के बाद ही आया होगा जी महोदय, ये आपके कार्यकाल का है जो 11 से पहले। मैं इसमें संज्ञान में डालना चाहूँगी महोदय जी, ये जिस केस का जिक्र हो रहा है 2018 का है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और रातों रात बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है महोदय जी, पूरे डॉक्यूमेंट इसके उपलब्ध हैं। मैं उन विषयों पे बहुत नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन उस समय जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे उनको भी इस महिला ने जो परस्ते हैं उन्होंने सारी रिपोर्ट सबमिट कराई थी, कोई कार्यवाही नहीं हुई। संबंधित वहाँ विभाग को इसकी रिपोर्ट सबमिट करी गई, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ महोदय जी कि आप एक प्रश्न करिए कि क्या चाहते हैं आप? मेरा प्रश्न ये है महोदय जी कि क्या इसकी वापस से जांच होगी, और अगर इनको संदिग्ध पाया गया है चतुर्वेदी का संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, तो क्या उन पे उचित कार्यवाही होगी, ताकि उस महिला को जो 8 साल से जिनका न्याय लंबित है विशाखा समिति में वापस से लोगों को भरोसा हो सके। क्या आप उसकी घोषणा करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले वो माननीय नेताजी बात कर रहे थे। माननीय नेताजी, ये नरसिंह अवतार वाला जैसा था ना रात था ना दिन था, ये उस समय घटना था जब आचार संहिता था, और बाकी जब प्रक्रिया हुआ तो आपकी सरकार में हुआ था, और उसमें वाकई में उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ये हंसी मजाक वाला विषय नहीं, उसके साथ अन्याय हुआ था, और इसको माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया माननीय अध्यक्ष महोदय, और माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश किया ये 9/1/2023 को कि फिर से इसको जांच करके वो किया जाए। तो फिर से उसकी विशाखा समिति में जांच हुई, उसकी रिपोर्ट शासन के पास आ गई है महोदय, और उसमें अनुशंसा है उस प्रिंसिपल जिनकी बात कर रहे हैं डॉक्टर GR चतुर्वेदी को अन्यत्र स्थानांतरण करने के लिए, और जो समाचार पत्रिका है उसको जनसंपर्क के माध्यम से कार्यवाही करने हेतु समिति ने वो किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ एक उनके सहयोगी हैं शांति किशोर माझी, ये रिटायर हो चुके हैं, उसमें भी जो नियमानुसार होगा कार्रवाई होगा, और हमें कार्रवाई 3 दिन के अंदर करने जा रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी, एक निवेदन बस मैं करना चाहूंगी। नीलांबर वर्मा जी, नहीं हो गया, बहुत अच्छा जवाब आ गया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्री जी से। लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग संभाग अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में वर्तमान में कितनी संजीवनी 108 एम्बुलेंस संचालित हैं, जिलेवार बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दुर्ग संभाग में संजीवनी एम्बुलेंस 108 64 संचालित हैं। इसमें जिलावार निम्नानुसार हैं: बालोद जिला में 14, कवर्धा में 9, राजनांदगांव में 9, बेमेतरा में 9, दुर्ग में 15, खैरागढ़ छुईकदान गंडई 4, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 4, कुल 64। माननीय मंत्री महोदय जी, 64 में 63 बस चालू है और एक खराब है, वो कौन से जिला का खराब एम्बुलेंस है बताने की कृपा करेंगे। वो उत्तर लिखत समय बहनी खराब रही और ठीक होगी से पूरा 64 चलत है, पूरे से ठीक है। आपने जवाब दिया और पूरा ठीक हो गया, नहीं 64वां भी ठीक हो गया। माननीय मंत्री महोदय जी से मैं यह जानना चाहती हूँ कि नवीन जिला खैरागढ़ छुईकदान और गंडई और मोहला और मानपुर नया जिला बना है,
और उस जिले में सिर्फ 4 एम्बुलेंस है, जबकि वहाँ का विधानसभा का क्षेत्रफल 150 से 200 किलोमीटर का दायरा में फैला हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह मांग करना चाहती हूँ कि हमारे खैरागढ़, छुईखदान, नवीन जिला और मोहला मानपुर जिला में एम्बुलेंस की ज़्यादा संख्या बढ़ाने के लिए इसे सरकार के पास कोई योजना है? चलिए, निश्चित रूप से एम्बुलेंस बढ़ाने की योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय, और योजना थोड़ा बता देता हूं मैं सदन को। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं घर घर तक पहुंचे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी निर्देशानुसार हम एकदम चकाचक नया एम्बुलेंस 375 एम्बुलेंस का माननीय अध्यक्ष महोदय टेंडर कर रहे हैं। ये जो अभी 328 है वो 375 होंगे। इनको भी इनके अभी भिजवा दीजिए। हाँ, 57 एक माननीय मंत्री महोदय जी, जनमन से 76 हाट बाजार के खरीद रहे हैं, 30 रूरल एमएमयू चला रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस दौड़ेगा, आपके यहाँ भी भेजेंगे। सुश्री लता उसेंडी जी, क्रमांक 7। माननीय अध्यक्ष महोदय, योगेंद्र पटेल भृत्य की मृत्यु कहाँ पे हुई, कब हुआ, पंचनामा किसके समक्ष किया गया और पोस्टमार्टम कहाँ किया गया, माननीय मंत्री जी बताने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, योगेंद्र पटेल भृत्य के संदर्भ में माननीय सदस्य महोदया जो पूछ रही हैं, उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 2024 को हुई। इनकी मृत्यु कांकेर जिला के एक मिनट ना, अरौद गांव में हुई। इनका पोस्टमार्टम नारायणपुर में 6 अक्टूबर को हुआ और अंतिम संस्कार भी 6 अक्टूबर 2024 को नारायणपुर में। माननीय अध्यक्ष महोदय, भृत्य योगेंद्र पटेल चरौद ग्राम में शाम को 6 बजे की मृत्यु बताया गया है और सहायक आयुक्त महोदय के निवास पे उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु 6 बजे हुई। लोकल किसी डॉक्टर को बुलाकर जिस तरह का बयान आया था, मृत पाया गया और मृतक को सीधे धमतरी के एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाकर उसे महिमा गवाड़ी, जहां उसका गृह निवास है, वहां के लिए भेज दिया गया। रास्ते में बेनूर में उसके परिजन उस वाहन को उनके द्वारा रोका गया और उनके द्वारा मांग किया गया कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि हमें इसके मौत का कारण पता नहीं है। और फ़ोन पे जो ड्राइवर था लेकर जा रहा था, ड्राइवर ने सहायक आयुक्त से बात करवाया तो सहायक आयुक्त ने सीधे ये कहा कि उसे सीधे आप गांव ले जाएं महिमा गवाड़ी और उसे अंतिम संस्कार करें, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो मैं ये माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अगर किसकी मृत्यु होती है तो पंचनामा कहाँ होना चाहिए, पोस्टमार्टम कहाँ होना चाहिए, ये माननीय गृह मंत्री जी बताने की। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी की असहज मृत्यु हो जाती है तो पंचनामा वही मृत्यु के स्थान पर और पोस्टमार्टम निकटस्थ जो स्थान है जहां पोस्टमार्टम संभव है वहां होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मृत्यु हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय वो कांकेर जिले में हुई है। कांकेर जिला कोंडागांव जिला क्रॉस करके नारायणपुर जिला आता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 को बिना पोस्टमार्टम के, बिना पंचनामा के धमतरी से एक प्राइवेट एम्बुलेंस मंगा के किस तथ्य को छुपाने के लिए उसे उसके गांव सीधे भेजा जा रहा था बिना परिजनों के जानकारी के। अगर इस अधिकारी के द्वारा भेजा जा रहा है तथ्य को छुपाने के लिए तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें शिकायत प्राप्त होने के उपरांत मतलब ये जो घटना हुई ये किस तरीके से उसको लेकर के सीधे कांकेर जिले से नारायणपुर जिला जहां वो उनका
स्थान था वहाँ पर जाया गया और नारायणपुर पहुँचने के बाद ये बात सबके ध्यान में भी आई और इनको पोस्टमार्टम कराना है क्योंकि नारायणपुर में पोस्टमार्टम हुआ इनका, परंतु इसमें मर्ग क्रमांक 80/2024 धारा 194 BNS के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। इसकी जांच की जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें कतई ऐसा नहीं है कि किसी को बख्शा जाएगा, कुछ छुपाया जाने वाली बात है। जो बातें हैं पूरी स्पष्ट है और उस पर जांच हो रही है। जांच के अंतर्गत जो भी आएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 महीने हो गए, मृतक के परिवार को सिर्फ 50,000 रुपए की राशि मिली। एक छोटी बच्ची है 2 साल की और एक वृद्ध माँ है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि क्यों उस शव को सीधे उनके गृहग्राम ले जाने का प्रयास किया गया और माननीय अध्यक्ष महोदय उसे जब बीच में रोका गया, नारायणपुर बेनूर में रोका गया माननीय अध्यक्ष महोदय कि बिना पोस्टमार्टम के हम शव नहीं ले जाएंगे और दबाव बनाने के बाद इवन मेरे फ़ोन करने के बाद 4 बजे पोस्टमार्टम हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। 5 तारीख की घटना है, 6 तारीख को शाम तक शव लेकर लोग गांव के लोग घूमते रहे। तो इसके पीछे क्या कारण था? निश्चित तौर पे संदेहात्मक विषय है और जांच तो होता रहता माननीय अध्यक्ष, जांच होता रहेगा, कई प्रकरण के जांच होते रहते। 4-4 महीना में अगर जांच नहीं हुआ, ऐसे मामलों की माँ भटक रही है, गुहार लगा रही है, माँ को जन दर्शन में आवेदन देना पड़ रहा है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवेदन देने के बाद जांच प्रक्रिया पे आई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दोषी संलिप्त अधिकारी के ऊपर जिसने तथ्य को छुपाने का प्रयास किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस तथ्य को छुपाने के आरोप में उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई है, क्योंकि वो कर्मचारी एक जिम्मेदार अफसर है जो जिला का अपने डिपार्टमेंट का जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के ध्यान में संज्ञान में ये बात तभी आई जब तक शव नारायणपुर पहुंच चुका था। ये बात गलत है, नारायणपुर शव को नहीं लाया जाना चाहिए था। इस पर ये कैसे हुआ यह भी जांच का विषय है, क्यों हुआ यह भी जांच का विषय है, क्या कोई विशेष षड्यंत्र था, क्या कोई विशेष बात थी, यह भी जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनदर्शन में प्रस्तुत होकर जो आवेदन दिया गया वो यही आवेदन दिया गया कि जिस अधिकारी के हाथ है उस पर भी कार्यवाही की जाए। ये एक अलग मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय। मृत्यु जो हुई है उसके संदर्भ में बिसरा के लिए और बिसरा रिपोर्ट में आने के बाद उसको एक और हिस्टोपैथोलॉजी के माध्यम से उसको और जांच करने के लिए ये प्रक्रियाधीन है। यह जांच रिपोर्ट भी आ जाएगा, बयान लिए गए हैं, परिजनों के बयान लिए गए हैं, जहां उनको मृत्यु हुई उनके बयान लिए गए हैं। इन सारी चीजों के बाद स्थिति जरूर स्पष्ट होगी माननीय अध्यक्ष महोदय और उस पर जरूर अगर कोई विषय आता है तो कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहा जाता है कि गलत बयान करे, गलत बयान नहीं करे, ये तो बिसरा क्वेश्चन भी इसलिए लगाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार सूचना देने के बाद लोगों के भटकने के बाद बिसरा रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण जब वो मेरे पास आए तब मैंने उसके बाद ये क्वेश्चन लगवाया जब प्रश्नकाल सत्र आने वाला था। तो उस जो अधिकारी जो तथ्य को छुपाने का स्पष्ट प्रयास किया माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी परिजन के पूरे बयान है, थाने में जो सारे बयान है उसमें स्पष्ट झलकता है। मैं चाहती हूँ माननीय मंत्री जी आप यहाँ पे घोषणा करें कि उस तथ्य छुपाने वाले अधिकारी के ऊपर कौन से सिविल सेवा आचरण संहिता का अगर उल्लंघन वो कर रहा है तो क्या कार्रवाई करेंगे, आप तत्काल यहाँ पे घोषणा कार्रवाई करने की मांग हो रही है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, बिसरा के संदर्भ में 27/11 को ही बिसरा का रिपोर्ट आ गया था, लेकिन उसी बिसरा को और कंफर्म करने के लिए जो हिस्टोपैथोलॉजी इसका परीक्षण होता है उसके लिए पुनः भेजा गया। ये बिसरा का रिपोर्ट नहीं आया है आज तक, ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो एक रिपोर्ट उसका आ गया है परंतु और कंफर्मेशन के लिए उसको भेजा गया है। पहली बात, इसकी जांच अभी प्रधान आरक्षक स्तर पर ये की जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर भी अगर माननीय सदस्य महोदया इसमें व्यथित है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं निसंदेह आपसे ये कहता हूं कि एसपी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को लगा करके इसकी और पूरी जांच करवा लेते हैं। चलिए ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच का जो आदेश आती थी महोदय, मृतक की मां और उस बच्ची के भरण पोषण के लिए भी सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि वो नक्सल पीड़ित परिवार है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गांव छोड़कर नारायणपुर में आकर रह रहे थे। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए भी सरकार क्या प्रयास करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मृतक की पत्नी भी शासकीय सेवक हैं। बच्ची के लिए सरकार के पास आवेदन आया था, परंतु मृतक की पत्नी स्वयं शासकीय सेवक है, इसलिए
परिवार की स्थिति, अब हम उन कानूनों से हम सब बंधे हुए हैं जिसमें परिजन के, मृतक के परिजन अगर शासकीय सेवक हैं तो और किसी को अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा अपन सब मानते हैं, कानून है, नियम है, और उसी के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की बात समाप्त की गई है। 50,000 का सहयोग हुआ है, परंतु परिवार में अभी भी शासकीय सेवक हैं जिसके माध्यम से परिवार ठीक चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री चरणदास मोहन जी। माननीय मंत्री जी, आपने पिछले प्रश्न में बड़ी धीमी गति से उत्तर देने का प्रयास किया है। शायद मेरे से डर के किया है, क्या किया है मैं नहीं जानता। मैं बड़ी द्रुत गति से आपसे प्रश्न पूछूंगा ताकि समय रहते उसका जवाब आ जाए। माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति हुई है और 168 महतारी वंदन के निर्माण हेतु राशि जारी की गई है। महतारी सदन निर्माण हेतु शासन से राशि कब जारी हुई, एजेंसी कौन है, प्रक्रिया क्या है, क्या निविदा आमंत्रित किए गए या सीधे एजेंसी को दे दी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले प्रश्न को मैंने धीरे किया, ये आरोप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का बड़ा गलत है और इनका एक प्रश्न भी गलत है। माननीय मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन भले ही कर रहा हूं, परंतु मैं ज्योत्सना भाभी जी को फोन लगाकर बताऊंगा कि इस तरह का काम ये करते हैं। ऐसा प्रश्न ये लगाते हैं और कहते हैं कि महिलाओं के लिए ये महतारी सदन क्यों बनाया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए महतारी सदन का बनाया जाना, ये नहीं, आरोप आप गलत लगा रहे हैं। ये महतारी सदन आप क्यों बना रहे हैं नहीं कह रहा हूं मैं, आपने कब जारी की है। नहीं, माननीय अध्यक्ष, कौन है एजेंसी आपकी? तीसरा प्रश्न आपका यही है, औचित्य क्या है इसका? नहीं, औचित्य पूछना, औचित्य ये है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, ऐसा है। आप उनसे कर लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर प्रक्रिया तो बता दें। आप चयन किस हिसाब से कर रहे हो, निविदा कैसे दे रहे हो, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 50 करोड़ के प्रावधान में लगभग 200 महतारी सदन 24 लाख की राशि से बजट के प्रावधान से और स्वच्छ भारत मिशन से लगभग उसमें 5 लाख रुपए लगाकर, 4.5-5 लाख रुपए लगाकर 29 लाख की लागत से बनाने की योजना है। और इस योजना का आशय यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि बहुत सारे 2,60,000 महिला स्व सहायता समूह बने हैं। गाँव में महिलाओं के स्व सहायता समूहों के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए स्थान उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में ये विषय आता रहा है और इसलिए इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें कोशिश पहले ये कर रहे हैं कि CLF जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर पहले ये बन जाए, और विशेष कोई बड़ा गांव है और बड़ी मांग है तो वहाँ पर भी इसमें आगे बढ़ जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक लगभग 200 आवास जो है इसकी स्वीकृति और इसकी अनुशंसा की जा चुकी है और इसमें जो प्रशासकीय स्वीकृति है वह भी 170-80 आवासों की हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं और पंचायती करना उचित नहीं है गृह मंत्री जी को, तो मुझे आप साफ बता दीजिए गृह मंत्री की भाषा में कि क्या इसका चयन सैटेलाइट के माध्यम से हुआ है? सैटेलाइट के माध्यम से हुआ है? आपने कोई स्पेशल विंग बनाया है या राजनीतिक दृष्टिकोण रखा है? अभी आपने कहा कि सभी विधायकों को ये सुविधा वहाँ की महतारी को, वहाँ की बहनों को देने के लिए बनाया है। शक्ति में एक भी नहीं बना है। शक्ति मेरा विधान नहीं है महोदय, जांजगीर चांपा में भी शक्ति में एक भी नहीं बना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आरोप है 194 इनने टोटल स्वीकृत किया है अभी तक, उसमें से सिर्फ 5 कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में है, 194 में 5 और 4 वो गोड़वाना वाले क्षेत्र में, पता नहीं कैसे पहुंच गया। बाकी के 185 जो हैं सिर्फ चुन करके भाजपा के विधायकों को दिया गया है। तो ये कोई प्रक्रिया है क्या? जबकि आपको तो समान दृष्टि से काम करना चाहिए। पंचायतें आपकी है, हमारी हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, यहाँ सब सदन आपका है। इस तरह से आप चुन के कर रहे हैं, ठीक नहीं है। जवाब दे दीजिए, 20 सेकंड है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
लैलुंगा में स्वीकृत हुआ है, धर्मजयगढ़ में स्वीकृत हुआ है, रामपुर में स्वीकृत हुआ है, कटघोरा में स्वीकृत हुआ है, मेरी बात सुन लीजिए, सरायपाली में स्वीकृत हुआ है, धमतरी में स्वीकृत हुआ है, संजारी बालोद में स्वीकृत हुआ है,